वेलकम टू भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी। आज हम केतु के विषय में बात करेंगे और आज मैं केतु से संबंधित एक नया नज़रिया, एक नया आई व्यू आप लोगों के सामने रखूँगा जो भृगु संहिता के अंतर्गत प्राप्त होता है। देखिए, ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है और किसी भी जन्म कुंडली में किसी खास स्थान में इनके बैठने के कई सारे अर्थ होते हैं। यहाँ केतु से संबंधित एक अन्य दृष्टिकोण को हम लोग समझेंगे। इसको मैंने हज़ारों कुंडलियों पर टेस्ट किया है और परिणाम काफ़ी अच्छे आए हैं। इसकी जानकारी की यदि मैं बात करूं तो मुझे इसका सर्वप्रथम पता एक भृगु परंपरा के ज्योतिषी हुआ करते थे हजारीबाग में, तो उनसे पता चला था। अब आप लोगों में से कुछ लोगों के मन में ये उत्कंठा होगी कि आखिर ये भृगु ज्योतिष होता क्या है। देखिए, भृगु ज्योतिष काफ़ी प्राचीन है क्योंकि ऋषि भृगु सृष्टि के प्रारंभ में थे और भृगु संहिता के रचना के संदर्भ में भी एक कहानी प्रचलित है जो इस प्रकार से है कि जब भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को लात मार दी तो इनसे नाराज होकर के माता लक्ष्मी ने महर्षि भृगु को श्राप दे दिया और कहा कि मैं आपके वंश में निवास नहीं करूंगी। उसके बाद ऋषि भृगु ने कहा कि मैं एक ऐसे ग्रंथ की रचना करूंगा जिसके कारण आपको मेरे पास आना ही पड़ेगा। और उसके बाद ऋषि भृगु ने अपने दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके भृगु संहिता की रचना की, जिसमें संसार के प्राणियों का भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों लिखा हुआ था। कुछ समय के बाद ही यह जो बात थी वो तीनों लोक तक पहुंच गई। जब माता लक्ष्मी को इस बात की पता चली कि महर्षि भृगु ने एक ऐसे ग्रंथ की रचना की है जिसमें सृष्टि के हर एक व्यक्ति का भूत, भविष्य और वर्तमान लिखा हुआ है, तब उन्होंने इस ग्रंथ को श्राप दे दिया कि जाओ, मैं इस ग्रंथ को श्राप देती हूं कि इसमें लिखा गया कोई भी वक्तव्य सही न हो। जब ऋषि भृगु को इस बात की पता चली तब ऋषि भृगु ने फिर से एक दूसरे ग्रंथ की रचना की। परंतु बाद के कालों में क्या हुआ कि श्राप के बाद जो लिखी हुई भृगु संहिता थी और श्राप के पहले जो लिखी हुई भृगु संहिता थी, उन दोनों भृगु संहिताओं के पेज आपस में मिल गए। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों की शिकायत होती है कि वह भृगु संहिता वालों के पास गए और अपना पन्ना निकाल करके पढ़ा, लेकिन कुछ घटित नहीं हुआ, कुछ खास नहीं निकला। तो वैसे लोगों को जो पेज मिलता है वह श्राप मिलने से पहले का पेज मिला हुआ होता है, जिस कारण से कुछ भी उनके जीवन में घटित नहीं हुआ जैसा उसमें लिखा हुआ था। परंतु अगर उसी खास व्यक्ति का किसी के पास श्राप के बाद का लिखा हुआ पन्ना हो तो वह अक्षरशः सही निकलता है। परंतु यहाँ पर दिक्कत यह होती है कि यह पता कर पाना बड़ा कठिन होता है कि श्राप से पहले वाला पन्ना कौन सा है और श्राप के बाद वाला पन्ना कौन सा है और किसके पास है। परंतु भारत की परंपरा बड़ी महान रही है और कुछ ऐसे भी विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपने स्तर से यह निकालने का प्रयास किया है कि आखिर भृगु संहिता के अंतर्गत जो फलादेश लिखे गए हैं वह किस सिद्धांत के आधार पर लिखे गए हैं। तो ऐसे ही कुछ सिद्धांत कई जगह पर प्राप्त होते हैं, जिसमें से एक की चर्चा आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। परंतु इतना जरूर समझें कि भृगु संहिता के अंतर्गत ज्योतिष को बड़ी ही आसान तरीके से और बड़ी ही आसान सूत्रों में समझाया गया है। यहाँ दर्शकों को एक बात और जाननी बड़ी आवश्यक है कि कोई भी मेथड सीखने से पहले या उसमें पारंगत होने से पहले आपको उसे कई कुंडलियों पर लगा करके देखना चाहिए और वैसी कुंडलियों पर लगा करके देखना चाहिए जिसके पीछे की स्टोरी आपको मालूम हो, तभी आप कुंडली की कहानी को समझ पाएंगे। तो जो भी मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ, आप इसे अपनी कुंडलियों पर प्रयोग करें, क्योंकि आप
सबसे ज़्यादा अपने आप को ही जानते हैं, और आप अपने घर में जिन लोगों से परिचित हों, जिनकी स्टोरी आपको मालूम हो, उनकी कुंडलियों पर आप इसे प्रयोग करें, लगा करके देखें, आपको निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए, नियम कोई बहुत बड़ा नियम नहीं होता है, नियम 2 और 3 लाइन का ही होता है, लेकिन उस नियम का जो एप्लीकेशन है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और जो व्यक्ति इस नियम को जितनी ज़्यादा कुंडलियों पर अप्लाई करेंगे, उनकी उसमें उतनी ज़्यादा मास्टरी होती चली जाएगी। तो आइए भगवान भृगु को प्रणाम करके इस नियम को समझते हैं। नियम इस प्रकार से है कि केतु जन्म कुंडली के जिस हाउस में भी बैठते हैं, उस हाउस से संबंधित व्यक्ति असहाय फील करता है, वहाँ व्यक्ति मजबूर होता है, लाचार होता है, वहाँ व्यक्ति को अपने जीवन में समझौता करना पड़ता है। इसे अच्छे प्रकार से प्रयोग करने के लिए, अप्लाई करने के लिए आप देखें कि वहाँ कौन सी राशि पड़ी है जहाँ पर केतु बैठे हैं। उसी स्थान, उसी राशि से संबंधित व्यक्ति को हमेशा अपने जीवन में समझौता करना पड़ेगा। व्यक्ति अपने आप को असहाय फील करेगा या व्यक्ति मजबूर हो जाएगा। अब यदि अकेला केतु किसी स्थान में बैठा हुआ हो तो उसका प्रभाव व्यक्ति को अत्यधिक मात्रा में मिलेगा और सबसे ज़्यादा मिलेगा। अब जैसे यदि मान लेते हैं कि केतु लग्न में बैठा हो तो क्या होगा। लग्न स्थान आपके ईगो को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति में ईगो बहुत ज़्यादा होता है और व्यक्ति अपने ईगो के कारण ही अपने परिवार और अपने समाज के लोगों के साथ संबंध को खराब कर लेता है। मेरे एक मित्र हैं, उनके लग्न स्थान में केतु बैठे हुए हैं और केतु वहाँ अकेले बैठे हुए हैं। उस व्यक्ति में इतना ज़्यादा ईगो है कि अपने ईगो के कारण उस व्यक्ति ने अपने पारिवारिक जीवन को खराब कर लिया और साथ साथ में अपने सामाजिक जीवन को भी खराब कर लिया। किसी के साथ मेरे उस मित्र की मित्रता नहीं टिकती है। यहाँ बैठा हुआ केतु बताता है कि व्यक्ति को अपने ईगो के साथ समझौता करना पड़ेगा। यदि आप अपने ईगो के साथ समझौता करने में सफल हो गए तब तो आपकी लाइफ अच्छी चलेगी, नहीं तो आपकी लाइफ में मुश्किलें बहुत आएंगी, कष्ट बहुत आएगा। इसी प्रकार से जब केतु जन्म कुंडली के दूसरे स्थान में बैठते हैं तो व्यक्ति को जन्म कुंडली के दूसरे स्थान से संबंधित कारकत्वों के साथ समझौता करना पड़ता है। अब दूसरा स्थान धन का होता है, परिवार का होता है, और भी बहुत सारे कारकत्व दूसरे स्थान से संबंधित होते हैं। तो व्यक्ति को उन सभी के साथ मुख्य रूप से समझौता करना पड़ता है। जैसे इसे इस प्रकार से समझते हैं कि यदि किसी का केतु दूसरे स्थान में बैठा हुआ हो और यदि व्यक्ति सर्विस देने का काम करते हो तो कभी भी सर्विस की पूरी फीस इनको नहीं मिलेगी। हमेशा इनको अपनी फीस के साथ समझौता करना पड़ेगा। ऐसा ही अन्य कारकत्वों के साथ होगा। इसी प्रकार से यदि केतु 10वें स्थान में बैठे हुए हों तो 10वां स्थान चूंकि नौकरी का होता है, पिता का स्थान होता है। कई बार व्यक्ति को अपने आदर्शों से समझौता करके नौकरी में रहना पड़ता है, या कई सारी कुंडलियों में तो मैंने देखा है कि यदि शुभ स्थितियां ना हो तो व्यक्ति का अपने पिता के साथ वैचारिक मतभेद होता है और व्यक्ति को अपने आदर्शों से समझौता करके अपने पिता के साथ रहना पड़ता है। जैसे आप एक कुंडली को देखें, मैंने जब यह कुंडली देखी थी तब मैंने यह कुंडली देख करके उनसे कहा था कि आप अपने विचारों के साथ समझौता करके अपने पिता के साथ रह रहे हैं, और मेरे यह कहने के साथ ही वह रोने लगे। आप इस कुंडली पर विचार करें। देखिए, यह कुंडली मेष लगन की कुंडली है और मकर राशि में केतु बैठे हुए हैं। यह व्यक्ति अपने पिता के द्वारा शुरू किए गए व्यवसाय को करते हैं और इनके पिताजी इनको बार बार यह कहकर प्रताड़ित करते हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम मेरे द्वारा दिए गए धन से जीवित हो। और ये व्यक्ति जो है 40 साल के हो गए हैं, लेकिन अभी भी इनके पिता इन पर हाथ छोड़ देते हैं। ये देखिए कैसी विडंबना है। ये व्यक्ति काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं
और कई बार इनके मन में यह विचार आता है कि यह घर छोड़ करके चले जाएं, परंतु अपनी माता का ख्याल करके ये घर में रुक जाते हैं और अपने विचार से, अपने आदर्श से समझौता करके पिताजी के साथ रह रहे हैं। अतः आप देखेंगे कि केतु जहाँ पर भी बैठते हैं वहाँ पर व्यक्ति को मजबूर होना पड़ता है, लाचार होना पड़ता है, वहाँ के कारकत्वों के साथ व्यक्ति को समझौता करना पड़ता है। मैंने कई कुंडलियों में देखा है, कई बार कई लोगों का शत्रु पक्ष से कोर्ट में विवाद चल रहा होता है, और यदि वैसे व्यक्तियों की कुंडली में केतु छठे स्थान में बैठा हुआ हो तो उस कोर्ट केस का अंत जो होता है वो समझौते के साथ होता है और व्यक्ति को अपने शत्रु के साथ समझौता करना पड़ता है। मैंने भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी पे जो सबसे पहला वीडियो डाला था उसमें भी मैंने ये बताया था कि अगर छठे स्थान में केतु और बुध बैठे हुए हों तो व्यक्ति कोर्ट से होकर के आता है। तो वहाँ पर भी आप इसको जोड़ करके देख सकते हैं। इसी प्रकार अब जैसे यदि केतु 7वें स्थान में बैठेंगे तो व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ समझौता करना पड़ता है। जैसे आप इस कुंडली को देखिए, यह वृश्चिक लगन की कुंडली है तथा सप्तम स्थान में वृष राशि के होकर के केतु बैठे हुए हैं। यह व्यक्ति प्राइवेट बैंक में नौकरी करते थे। विवाह के बाद पत्नी ने पढ़ाई किया, मेहनत किया और ऑफिसर रैंक की नौकरी ले ली। उसी के कुछ वर्षों के बाद चूंकि इनका प्राइवेट नौकरी था तो इन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और यह पत्नी के साथ उन्हीं के खर्चे पर रहने लगे। कुछ वर्षों के बाद इनकी पत्नी का स्वभाव बदलने लगा और आज यह अपनी पत्नी के साथ समझौता करके बड़ी दयनीय स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण योग भी हैं जो इस कुंडली में आप देख सकते हैं, जैसे कि सप्तम स्थान पाप कर्तरी योग में है। पाप कर्तरी का अर्थ होता है, कर्तरी का अर्थ होता है काटना, और जब कोई भाव के दोनों तरफ पाप ग्रह हो तो इसे पाप कर्तरी योग कहते हैं। तो इस कुंडली में आप देखेंगे कि सप्तम स्थान के दोनों ओर अर्थात कि 8वें स्थान में भी और छठे स्थान में भी 2 पाप ग्रह आ जाते हैं जो कि इस 7वें स्थान के फल को कम कर देते हैं। इनका सप्तम भाव 2 पाप ग्रहों के बीच में आ गया तथा कुंडली का जो दारा कारक है सूर्य, वो भी कुंडली के छठे स्थान में बैठ गए, जो ये दिखाता है कि इनके वैवाहिक सुख में कमी रहेगी। ऐसे ही केतु अगर जन्म कुंडली के चौथे स्थान में बैठते हैं तो व्यक्ति को अपने जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉपर्टी, कोई ना कोई लैंड या माता या मातृपक्ष के साथ मजबूर होना पड़ता है, लाचार होना पड़ता है, वहां पर उसको समझौता करना पड़ता है। इसी प्रकार से आप इसे जन्म कुंडली के अन्य स्थानों पर भी अप्लाई करके देख सकते हैं। जन्म कुंडली के जिस स्थान में भी केतु ग्रह बैठेंगे उस स्थान से संबंधित व्यक्ति को अपने जीवन में समझौता करना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा, असहाय होना पड़ेगा, हेल्पलेस होना पड़ेगा। यदि व्यक्ति ने समझौता कर लिया तब तो उसकी लाइफ ठीक रहेगी, नहीं तो जीवन में और ज़्यादा परेशानियां आएंगी और वह विशेष रूप से तब घटित होगा जब कोई शुभ प्रभाव इस केतु के ऊपर ना हो और केतु अकेले बैठे हुए हों। आज के विषय को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आज के ज्ञान से आप सभी दर्शक वर्ग लाभान्वित हुए होंगे। आप लोग इस नियम को विभिन्न कुंडलियों पर अप्लाई करें और आप अपने अनुभव, अपने कमेंट हमें भेजें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।